हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीतीश धुरंधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मज़े से। तो मेरा टॉपिक हो जाएगा गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है, देखिए एक गोला है और कैसा गोला है, खोखला गोला है। तो जब ये गोला है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। ठीक है, जब भी हम लोग गोला बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ केंद्र होता है। ठीक है, तो ये रहा इस गोला का केंद्र। ठीक है, अब इस गोले को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। इसको यहाँ से कट कर दिए और ये कट करने के बाद जो है दो भागों में बट जाता है। ठीक है, जब हम इसको कट करते हैं तो दो भागों में ये क्या होता है, बट जाता है। तो ये रहा इसका पहला भाग और ये रहा दूसरा भाग। ठीक है, तो पहला भाग जो है ये कुछ इस प्रकार से है और दूसरा भाग जो है ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अभी तक सिर्फ ये कांच का टुकड़ा है, इसको अभी हम लोग दर्पण नहीं कह सकते हैं। किसी भी कांच के टुकड़े को हम लोग दर्पण तब कहते हैं जब उसका कोई एक सतह रंगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग दर्पण बनाते हैं और दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक सतह को रंगेंगे। तो ये रहा इसका रंगा हुआ भाग। ठीक है, अब ये दर्पण बन गया और रंगे हुए भाग को हम लोग कहते हैं रजतित सतह। ठीक है, और जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, तो ये रहा इसका परावर्तक सतह और ये रहा रजतित सतह। तो ये दर्पण बन चुका है। अब बात करते हैं इस कांच के टुकड़े के बारे में। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, रंग देंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका रजतित सतह और ये रहा परावर्तक सतह। तो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ अंतर दिखता होगा। क्या अंतर दिखता होगा, तो यहाँ पर देखिए इस दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो परावर्तक सतह है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, तो इसी परावर्तक सतह के आधार पर जो है गोलीय दर्पण को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, और गोलीय दर्पण को जो बांटा गया वो किस आधार पर बांटा गया है, तो परावर्तक सतह के आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण परावर्तक सतह के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण को किस आधार पर बांटा गया है, तो परावर्तक सतह के आधार पे। तो गोलीय दर्पण जो परावर्तक सतह के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की परिभाषा की बात करते हैं। तो अवतल दर्पण जो है
उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण होगा नहीं, ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इसका परिभाषा ही कहता है कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा के बारे में कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया। तो दर्पण देखकर आप लोग पहचान लीजिएगा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है वह दर्पण अवतल होता है, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे इसका नाम हम लोग याद कर सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक से। देखिए, अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर। तो अ से जो अवतल बन रहा है मतलब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो याद कर सकते हैं कि परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा उसको अवतल कहेंगे। और यहाँ पर देखिए उसे उत्तल, उससे उभरा हुआ यानी उठा हुआ, तो उसे उत्तल, उसे उठा हुआ, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर का अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए ताकि आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये कौन सा दर्पण है? तो ये कोई दर्पण नहीं है अभी। ठीक है, जब तक इसको हम लोग रंगेंगे नहीं तब तक दर्पण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको रंग देते हैं। तो ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल बन गया। ठीक है, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो दर्पण अवतल है। ठीक है, अब देखिए ये जो दर्पण बना है, अवतल दर्पण बना है, ये दर्पण किसी गोलीय दर्पण का ही तो भाग है। ठीक है, ये भी तो एक गोला का भाग है। जब ये पूरा गोला कंप्लीट करेगा, पूरा गोला जब ये कंप्लीट करेगा तो इसका भी कुछ ना कुछ केंद्र होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए जब ये गोला बनाएगा तो इसका भी केंद्र होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका केंद्र होगा। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, और इस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को हम लोग सी के द्वारा दिखाते हैं। वक्रता केंद्र को क्या चीज़ दिखाते हैं? तो सी के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा जान लेते हैं। वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रहा इसका वक्रता केंद्र। अब इसकी परिभाषा जानते हैं हम लोग। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को हम लोग सी के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं
ध्रुव के बारे में, ठीक है। ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोल। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो देखिए ध्रुव जो है ये दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो देखिए ये दर्पण रहा और इसका मध्य बिंदु, मध्य मतलब होता है बीच वाला, यानी बीच का बिंदु। तो ये दर्पण हो गया, इसका बीच का बिंदु कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये रहा इसका मध्य बिंदु, ठीक है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग P के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। ये रहा वक्रता केंद्र और ये दर्पण का ध्रुव। अब बात करते हैं मुख्य या प्रधान अक्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य या फिर प्रधान अक्ष। तो आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये रहा दर्पण का मुख्य अक्ष। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो दर्पण का जो ध्रुव है, ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही उस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो P और C जो है, ये PC क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? PC जो है, PC ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R या फिर स्मॉल r से भी व्यक्त करते हैं। तो आपको वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही उस दर्पण की क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिसको हम लोग R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कहाँ पे लिख दें? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फोकस के बारे में। फोकस, इसको इंग्लिश में फोकस ही कहते हैं। फोकस एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, फोकस। तो देखिए फोकस की परिभाषा जान लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, उस बिंदु को ही उस दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और फोकस को हम लोग कैपिटल F से व्यक्त करते हैं, ठीक है। फोकस को किस चीज़ से व्यक्त करते हैं? तो कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। इसका परिभाषा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको साफ कर लेते हैं। फोकस दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल
लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो देखिए ये रहा इसका फोकस, ठीक है। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये देखिए ये वाला जो पीएफ है, ठीक है, यही फोकस दूरी है। यानी कि ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं भी रटना नहीं है, किसी भी टॉपिक को रट के नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो रटेंगे फिर भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी कुछ और जान लेते हैं। दर्पण के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा गहराई से पढ़ेंगे। ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसको P से दिखाते हैं। और ये रहा इसका वक्रता केंद्र, जिसको C से दिखाते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये रहा इसका फोकस। अब देखिए बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो ये रहा उत्तल दर्पण और ये रहा मुख्य अक्ष, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ अंतर दिखता होगा। क्या अंतर दिखता होगा? तो देखिए अवतल दर्पण में जो फोकस है और वक्रता केंद्र है, ये दर्पण से मतलब दर्पण के सामने है ये, ठीक है, यानी कि दर्पण के बाईं ओर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में जो फोकस है और वक्रता केंद्र है ये दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये अंतर क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जाने थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है? तो फोकस से, ये फोकस से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि केवल ऊपर से ही हम लोग ले सकते हैं, नीचे से भी किरण को ले सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो स्पष्ट पता चल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही जा रही है, ठीक है। ये तो एकदम रियल में जा रही है ना, फोकस से होकर जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? देखिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये दर्पण का पीछे वाला भाग है। और जब भी हम लोग वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के सामने रखते हैं, सामने रखेंगे तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये इस दिशा में बाहर निकल जाती है, ठीक है। नीचे से भी ले लेते हैं, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आई है और दर्पण से परावर्तन के बाद ये बाहर निकल जाती है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर यहाँ से अगर देखता है तो उस इंसान को ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश किरण यहाँ से नहीं, ये जो प्रकाश किरण है ना, ये यहाँ से नहीं बल्कि कहाँ से आती हुई प्रतीत होगा, तो ये फोकस से प्रतीत होगा। ठीक है, उस इंसान को ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है, जबकि ये फोकस से नहीं, वास्तव में कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, ये भी लगेगा कि फोकस से ही आ रही है और ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, एक किरण को और ले लेते हैं, ये भी फोकस से ही आती हुई प्रतीत होगा और ये ऐसे परावर्तन के बाद बाहर निकल जाएगी। ये भी ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर और ऐसे इस दिशा में बाहर निकल गई और ऐसा प्रतीत होगा। और आप लोग जब भी जो है ना फिगर बनाइएगा तो स्केल की सहायता से बनाइएगा। ठीक है, ताकि पिक्चर बिल्कुल साफ बने और सीधा बने। तो ये भी ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस दर्पण के बारे में अगर बात करें, उत्तल दर्पण के बारे में, तो यहाँ पर देखिए फोकस इसके अपेक्षा में इसका जो डेफिनेशन होगा, यानी उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा ये थोड़ा सा अलग होगा इस दर्पण के अपेक्षा में। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि उत्तल दर्पण की जो फोकस होगा, इसका जो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ लिए होंगे। ठीक है, और रह गया वक्ता केंद्र, तो इसका डेफिनेशन वक्ता केंद्र वही होगा और ये रहा इसका ध्रुव। ठीक है, बस सिर्फ इसमें फोकस ही थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जितना भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ये एक बिंदु से ही गुजरेगी, यानी फोकस से गुजरेगी। ठीक है, यहाँ भी देखिए, ये ऐसे आई, दर्पण से परावर्तन हुआ और ये फोकस से निकल गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि एक बिंदु पर आकर जो प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर जमा हो रही है। तो जब एक बिंदु पर आकर जमा होता है कोई भी चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं अभिषिक्त होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभिषिक्त हो रहा है, और किस दर्पण में अभिषिक्त हो रहा है, तो अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में अभिषिक्त यानी एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी किस दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं, तो अवतल दर्पण को। ठीक है, ये अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं ये अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिषिक्त हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, एक बिंदु से प्रकाश जो है फैलती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो फैलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपसृत होना। फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपसृत होना। तो यहाँ पर प्रकाश किरण क्या हो रहा है, सभी दिशा में फैल रहा है। ठीक है, अपसृत हो रहा है। तो ये अपसृत होने का क्रिया जो है, घटना जो है, ये किस दर्पण में हो रहा है, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण को हम लोग जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा
उत्तल दर्पण को हम लोग किस दर्पण के नाम से जानते हैं? तो अपसाई दर्पण के नाम से जानते हैं। और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसाई दर्पण। अभिसाई दर्पण क्यों कहते हैं और अपसाई दर्पण क्यों कहते हैं उत्तल को, ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बार बार पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसाई दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसाई दर्पण क्यों कहते हैं। तो इस चीज़ को समझ लिए होंगे, एकदम बिल्कुल आराम से जवाब को हम लोग लिखेंगे और बिल्कुल साफ में लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज का पढ़ाई हम लोग इतना ही पर रखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का पढ़ाई इतना ही पर रखते हैं। धन्यवाद।